ये कहानी शुरू होती है सीतापुर गांव के रहने वाले गंगू धोबी और उसकी पत्नी उषा से। दोनों पति पत्नी बड़ी ही शांति से अपना जीवन बसर कर रहे थे। गांव के बाहर ही जंगल के नजदीक से बहने वाली नदी पर वो दोनों कपड़े धोने जाते थे। दोनों मिलकर काम करते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते। धोबी और धोबिन में बहुत ही प्रेम था। एक दिन वो दोनों जंगल के नजदीक वाली नदी पर कपड़े धो रहे थे। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर चमक रहा था। गंगू धोबी ने कहा, उषा चलो थोड़ी देर पेड़ के नीचे सुस्ता लेते हैं। तो उषा ने कहा, तुम चलो मैं थोड़ा काम करके आती हूँ। गंगू जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया और उषा वापस कपड़े धोने में लग गई। उषा कपड़े धोने में व्यस्त हो गई कि तभी उसे गंगू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। गंगू चिल्लाया, आह उषा बचाओ मुझे। उषा घबराकर गंगू की तरफ दौड़ पड़ी। जब वो गंगू के पास पहुंची तो उसने देखा कि गंगू के सीने में एक तीर धंसा हुआ था और खून ही खून बह रहा था। इससे पहले कि उषा कुछ समझ पाती, गंगू की मृत्यु हो चुकी थी। धोबिन को कुछ भी समझ में नहीं आया कि तीर किसने चलाया और कहां से आया। बदहवास उषा ने अपने पति का शव उठाया और सीधा राजा के महल में फरियाद करने के लिए पहुंच गई। महल के बाहर एक बड़ा सा घंटा लगा था, जिसे बजाकर कोई भी फरियादी अपनी बात राजा तक पहुंचा सकता था। धोबिन उषा जोर जोर से घंटा बजाने लगी। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, कहो क्या फरियाद है तुम्हारी। दुखी धोबिन ने रोते हुए राजा को सारी बात बता दी और कहा, हुजूर मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति के हत्यारे को ढूंढकर उसे सजा दीजिए। राजा ने जवाब दिया, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, हमें कुछ समय दो। हम जल्द से जल्द ही सारे मामले की जांच करवाकर तुम्हें इंसाफ देंगे। अब तुम जाओ और अपने पति का दाह संस्कार करवाओ। इसके बाद राजा ने अपने खास दरबारी को पूरे मामले की जांच का हुक्म दे दिया। जब पूरे मामले की जांच की गई तो ये सच्चाई सामने आई कि जब धोबिन और धोबी जंगल के पास वाली नदी पर कपड़े धो रहे थे, उसी समय राजा की पत्नी जंगल में शिकार खेलने गई थी और एक शिकार का पीछा करते करते जब वो नदी के नजदीक पहुंच गई तो रानी के चलाए हुए तीर से ही धोबी की मृत्यु हुई थी। हालांकि रानी ने तीर अपने शिकार पर चलाया था, इसलिए वो धोबी की मृत्यु से बिल्कुल अनजान थी और अनजाने में ही उसके हाथ से धोबी की मृत्यु हुई। राजा को जब ये सारी बात पता चली तो वो चाहते तो इस अपराध पर पर्दा डाल सकते थे, परंतु एक न्यायप्रिय राजा होने के कारण उन्होंने धोबिन को इंसाफ देने का फैसला किया। अगले दिन धोबिन उषा को महल में पेश किया गया। रानी भी उस समय वहीं पर मौजूद थी। राजा ने धोबिन से कहा, हमने तुम्हारे पति के हत्यारे का पता लगा लिया है और वो इस समय यहीं पर मौजूद है। धोबिन बोली, तो हुजूर जल्दी से उसे सबके सामने पेश कीजिए और मुझे इंसाफ दीजिए। राजा ने कहा कि तुम्हारा अपराधी और कोई नहीं, हमारी पत्नी यानी इस राज्य की रानी है। इन्होंने ही अनजाने में तुम्हारे पति की हत्या की है। आगे राजा ने सारी बात धोबिन को बता दी। राजा ने धोबिन से कहा कि हम तुम्हें इंसाफ जरूर देंगे। हमारा इंसाफ यह है कि जिस तरह रानी ने तुम्हारे पति को मार डाला, तुम भी रानी के पति की हत्या कर सकती हो, यानी तुम हमारी गर्दन तलवार से काट दो। ये कहते हुए राजा ने धोबिन के हाथों में तलवार थमा दी और खुद उसके सामने गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। धोबिन ने तलवार अपने हाथों में पकड़ी और कहा, महाराज आप एक न्यायप्रिय राजा हैं और आपने जो न्याय किया है वो बिल्कुल सही है, परंतु मैं आप जैसे न्यायप्रिय राजा को मार नहीं सकती। आप चाहते तो सारी बात जानकर भी अपनी रानी को आसानी से बचा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने मुझ जैसी गरीब धोबिन को इंसाफ देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जैसे न्यायप्रिय राजा की इस राज्य को बहुत जरूरत है और मैं आप जैसे राजा को दंड नहीं दे सकती। ये कहते हुए धोबिन ने अपने हाथों से तलवार को फेंक दिया। इसके बाद रानी ने भी धोबिन से माफी मांग ली। राजा ने धोबिन से कहा कि हम तुम्हारा दुख दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें धन देकर तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। राजा ने धोबिन को धन भी दिया और कोई भी जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वचन भी दिया। और इस तरह से एक न्यायप्रिय राजा ने एक गरीब धोबिन को न्याय देने के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगाकर इंसाफ किया। शंकरपुर गांव में रहने वाला मनीष एक बढ़ई का काम करता था। उसने अपने पिता से बढ़ई का काम सीखा था। उस इलाके में लोगों के तख्त और पलंग वही बनाता था। उसकी आमदनी अच्छी थी।
मनीष की शादी हुई तो पत्नी घर में आ गई। उसके मायके में उसका नाम रानी था। सास ससुर भी उसे प्यार से रानी कहने लगे, पर मनीष उसे प्यार से रनिया कहकर पुकारता था। शादी के बाद शुरुआती दौर में रनिया को बहुत ही सुख मिला, परंतु बाद में उतना ही दुख मिला। जब रनिया के सास ससुर की मृत्यु हुई तो वो सचमुच रानी बन गई। मनीष की आमदनी अच्छी खासी थी। उसी कमाई पर रानी महारानी बनकर राज करती थी और अपने शौक मनोरथ तो पूरे करती ही थी। साथ ही टोले मोहल्ले का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी जरूरतें उसने पूरी न की हों। रनिया की एकमात्र संतान उसका बेटा था। वो भी कारीगर था और बहुत ही अव्वल दर्जे का बढ़ई था। मगर उसकी पत्नी का व्यवहार ठीक न था। उसने घर में कदम रखने के साथ ही कुछ ही दिनों के अंदर सास ससुर को अलग कर दिया। पहले तो बेटा मनीष के साथ काम धाम करता था, परंतु मनीष के मन में इच्छा थी कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा अच्छा कारीगर माना जाए, और ऐसा हुआ भी। मनीष के बेटे चेतन की अच्छे कारीगरों में गिनती होने लगी। अब इलाके के लोग काम करने के लिए उसे ही पूछते और बुलाते। अब मनीष अपने बेटे चेतन के अधीन काम करने लगा। कुछ दिन तो ठीक ठाक चलता रहा, परंतु बाद में वो बात नहीं रही। बात ये थी कि मनीष सभी कामों में अपने बेटे को आगे करते करते इस हालत में आ गया कि उसका बेटा चेतन बहुत आगे हो गया और मनीष बहुत पीछे रह गया। अब काम कराने वाले चेतन को ही पूछते, उसी से बात करते। मनीष और चेतन साथ साथ काम करते थे, मगर पैसे चेतन के पास ही आते थे। मनीष मुंह ताकता रह जाता और चेतन अकेले ही सारा पैसा रख लेता। कुछ दिन इसी तरह बीतते गए तो रनिया ने अपने पति को टोका, ये क्या बात हुई? मेहनत तुम भी करो और पैसे अकेले वही रख ले। तो क्या करूं? पैसे मांगो ना। कैसे मांगूं? बेटा है ना, अजीब सा लगता है। तो क्या हम भूखे मरें और वो ऐश करे? तो तुम ही क्यों नहीं मांग लेती? काम करो तुम और मांगू मैं। इस मुद्दे पर उन दोनों पति पत्नी में रोज किचकिच होने लगी, मगर दोनों में से कोई भी बेटे से पैसे नहीं मांगता था। पर अब अनाज सब्जी की किल्लत होने लगी। रनिया पति को समझाते समझाते थक गई कि अकेले ही काम किया करो। मनीष कहता, कैसे छोड़ दूं? चेतन अभी भी काम के कई पहलू नहीं समझता है। रनिया उसे समझा समझाकर थक गई, पर सब बेकार। अब वो लोगों के खेतों में काम करने लगी। रनिया काम करके आती तब दाना पानी की व्यवस्था होती थी। रनिया की कमाई से ही दोनों प्राणियों की गुजर बसर हो रही थी। ऐसी हालत में जब रनिया अपनी बहू को इतराते हुए देखती तो उसका गुस्सा अपने पति पर और भी बढ़ जाता। आगे चलकर उसके गुस्से ने स्थायी रूप ले लिया। वो पति को गाली देने लगी। ये गाली गलौज कई बार प्रचंड रूप धारण कर लेती। हमेशा मीठा बोलने वाली रनिया अब गाली गलौज करने वाली रनिया बन चुकी थी। लोगों को बुरा लगता, पर मनीष को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चुपचाप गाली सुनता रहता। कभी कभी गाली देते पत्नी की तरफ देखता और सोचता, आखिर इसको ही खटना पड़ता है, जी तोड़ मेहनत करती है। मुश्किल तो मनीष को भी थी कि वो चेतन से अपने हिस्से की मजदूरी कैसे मांगे। चेतन को खुद ही सोचना चाहिए था, पर वो धूर्त था और शातिर भी। उसकी मां लोगों के खेतों में काम करती थी, मगर उसे दया नहीं आती थी। वो एकदम निर्मोही हो चुका था। समय बीतता गया। रनिया दिन प्रतिदिन विकराल रूप धरती गई, मगर परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आया। एक दिन की घटना है। शाम का समय था। मनीष बेटे के साथ काम करके लौटा। वो हाथ पैर धोकर बरामदे में जा रहा था कि अचानक गिर पड़ा। धड़ाम की आवाज सुनते ही रनिया दौड़ कर आई। देखा पति बेहोश पड़ा था और कई पड़ोसी भी दौड़े दौड़े आए। सबने उसे उठाकर कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच की और बताया उसे लकवा मार गया है। इसे तुरंत ही अस्पताल ले जाना होगा। सभी लोग चेतन की ओर देखने लगे। वो बोला, जैसी माई की इच्छा। चेतन की बात सुनकर रनिया तो जल भुन गई, परंतु बोली कुछ नहीं। रनिया ने 15 दिनों तक पति का अस्पताल में इलाज करवाया। उसके गहने तक बिक गए। चेतन कभी कभी बस खाना पूर्ति करने के लिए जाता था। मनीष के पूरे शरीर में कोई हरकत नहीं होती थी, मगर वो थोड़ा थोड़ा बोलता था। एक दिन उसने पत्नी से पूछा, रनिया, तुमने पिछले जन्म में मेरा कोई कर्ज खाया था? इतनी सी बात ही वो बोल पाया था। पति की ये बात सुनते ही उसे लगा जैसे उसके मर्म पर गहरी चोट लग गई हो। उसे अपने ससुर की याद आई। वे भी अंतिम घड़ी में इसी तरह की माया अनुराग वाली बातें बोलने लगे थे।
रनिया विचलित हो गई। वो रोने लगी। उसे अपने पति से बहुत ही प्रेम था। पति को कभी खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसीलिए उसने अपनी कोई परवाह नहीं की। इसीलिए तो वो दूसरों के खेतों में और घरों में काम करती थी। उसके दुख का कारण था उसके बेटे की उद्दंडता, उसका स्वार्थी व्यवहार। बेटे के प्रति क्रोध को वो पति पर उतारती थी। धीरे धीरे उसके मीठे बोल विषैले हो गए। वो समझ रही थी कि पति को गाली दे रही है, पर उसके गुस्से ने जो विकराल रूप धर लिया था उसे वो संभाल ना पाती थी। आज ये सारी बातें रनिया के कलेजों को चीर रही थी। आज वो अपनी इस टीस भरी अंतर्वेदना को पति के समक्ष डालना चाहती थी, पर मनीष ने उसे इतना समय ही नहीं दिया। मनीष मर गया। बेटे ने श्राद्ध किया, 5 गांवों को भोज दिया। इस बात से उसका नाम ही नाम हो गया। परंतु उससे पूछने वाला कौन था कि पिता के जीवित रहते उसने पिता के लिए क्या किया। मगर रनिया संज्ञा शून्य सी सब कुछ देखती और सुनती रही। पति को याद कर अंदर ही अंदर रोती रही। श्राद्ध कर्म पूरा हो गया। रनिया तो पहले ही बहू और बेटे से अलग थी। वो अलग ही रही। जब बेटे और बहू को उसकी कोई फिक्र ना थी तो दूसरों का क्या कहा जाए। अब रनिया कहीं काम नहीं करती थी। वो तन और मन दोनों से टूट चुकी थी। जब उसका पेट और मन व्याकुल होता तो वो भगवान को गाली देने लगती। गाली देते देते थक जाती तो सो जाती। लोग कहने लगे कि रनिया पागल हो गई है। क्या रनिया सचमुच पागल हो गई थी? दरअसल उसके मन में बेटा और बहू के प्रति जो आक्रोश था उसने उसे पागल बना दिया था। उन्हीं दिनों एक बार उसके मायके से उसका भतीजा आया और जिद करके उसे अपने साथ ले गया। रनिया मायके गई और वहीं पर रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि उसके भतीजे की पत्नी पुरानी साड़ियों से सूत उखाड़ रही थी। उसने बहू से पूछा, बहू सूत निकाल कर क्या करोगी? ये सुनकर बहू बोली, चलिए दिखाती हूं। ये कहते हुए वो उसे अपने कमरे में ले गई। वहां रंग बिरंगी चटाइयां और बिस्तर पर सोने वाले गलीचों की तरह तरह के डिजाइन और बिछावन पड़े थे। उन पे आकर्षक फूलों के डिजाइन बने थे। रनिया ने कहा, वाह अद्भुत, बहुत सुंदर, आकर्षक हैं ये। क्या ये सब इन्हीं सूतों से बने हैं? हाँ दीदी, सभी पुराने कपड़े नए हो गए। मगर जो मनुष्य बूढ़े हो गए हैं वे कैसे नए होंगे? होंगे दीदी होंगे, वे अपने काम से नए होंगे। रनिया बहू की बात पर हंस रही थी। आज बहुत दिनों के बाद वो हंसी थी। हंसते हुए भी वो सोच रही थी कि बहू कितनी होशियार है। वो अपने बारे में भी सोच रही थी। पुरानी त्यागी हुई साड़ियों से बहू ने उपयोगी वस्तुएं बना ली तो वो तो मनुष्य है। वो बिना कोई काम धाम किए भाई के यहां पड़ी है। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। उसे याद आया कि उसके हाथ के पापड़ और बड़ियों की प्रशंसा उसके मायके और ससुराल दोनों ही जगह होती रही है। उसने निश्चय किया कि अपनी इस कला को वो फिर से जीवंत करेगी। उसने अपने मन की बात भाई और भतीजे के सामने रखी। पहले तो वो बोले कि तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है, तुम यहीं पर रहो, खाओ पियो और आनंद करो। मगर रनिया बोली, नहीं, अगर मैं केवल खाना ही खाती रही तो मैं जी नहीं सकती। मुझे काम करने दो। तुम लोग इस काम में मेरा सहयोग करो। रनिया के तर्क सुनकर भाई भतीजा दोनों ही सहमत हो गए। 1 महीने के बाद रनिया ने भाई भतीजे की मदद से गांव के चौक पर दुकान के लिए एक लंबा चौड़ा कमरा किराए पर ले लिया। यहीं पर वो पापड़ और बड़ियों की दुकान चलाती थी। इस तरह से 2 साल बीत गए। आसपास के पूरे इलाके में उसकी दुकान की चर्चा होने लगी। उसके बनाए सामानों की अच्छी बिक्री होती थी। अब तो उसके साथ गांव की 4 स्त्रियां भी थीं। अब ये स्त्रियां ही उसका एक परिवार थीं। एक दिन की बात है, उसकी दुकान के सामने 2 आदमी आकर रुके। उनमें से एक नौजवान था। उस नौजवान ने दूसरे से पूछा, ताऊ जी, ये वही बुढ़िया है ना जो गाली बकती थी? ताऊ जी ने कहा, हाँ बेटा वही है, परंतु अब ये गाली नहीं बकती। वो लड़का भी रनिया की दुकान पर बड़ियां लेने के लिए गया। उसने बड़ियां ले ली तो उसने पूछा, काकी पहचाना मुझे? हाँ, तुम मनोज हो ना? कब आए? परसों ही आया। तुम्हारा बेटा चेतन कैसा है? हम दोनों साथ ही पढ़ते थे ना? हाँ बेटा याद है, लेकिन मैं अब उस घर की तरफ नहीं जाती। ये 5 स्त्रियां यही मेरा परिवार हैं। मनोज ये सुनकर अवाक रह गया और रनिया की तरफ देखने लगा। मन ही मन वो सोचने लगा कि ऐसे समय में मनुष्य तो मनुष्य के साथ है, पर परिवार का नया स्वरूप ग्रहण कर रहा है, और वो भी पूरी संवेदना और शिद्दत के साथ। अब यही रनिया का परिवार था और इसी परिवार के साथ वो अपनी जिंदगी गुजारने लगी।
दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।